नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बस्ती से बता दें, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बस्ती के दौरे पर है। जिले के तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगी। पुलिस लाइन में सांसद और विधायक ने स्वागत किया है। पुलिस लाइन से सीधे लेडवा ग्राम राज्यपाल जाएंगी। अमृत सरोवर का निरीक्षण वो करेंगी। अंकुश कैंसर हॉस्पिटल का सोनूपार में शुभारंभ किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बस्ती दौरे पर पहुंची हैं। जिले के तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाली हैं। पुलिस लाइन से सीधे लेदवा ग्राम राज्यपाल पहुंचेंगी। अमृत सरोवर का निरीक्षण वो करने वाली हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंकुश कैंसर हॉस्पिटल की शुरुआत यहां पर की जाएगी और बस्ती दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची हैं। इस दौरान विधायकों और सांसदों ने इनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही जिले के तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। बाराबंकी जिले में 3 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। मलबे में कई लोग दब गए। प्रशासन की मदद से मलबे में दबे लोगों को बचाया गया है, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन की ओर से अब तक 12 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिन्हें नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटनाग्रस्त हुई इमारतों में कई लोग अब भी फंसे बताए जा रहे हैं। मौके पर एसपी बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह एसडीआरएफ टीम के साथ मौके पर पहुंचे और क्षेत्रवासियों की मदद से रेस्क्यू किया गया। हासिम की बिल्डिंग थी यहाँ पे फतेहपुर कस्बे में बाराबंकी जनपद के, और रात को 3:10 पर सूचना मिली कि एकाएक गिर गई है यहाँ पे और उसमें लगभग 19 लोग फंसे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस आई और स्थानीय लोगों के सहयोग से और हमारी फायर सर्विस की जो गाड़ियाँ थी वो सभी लग करके 12 लोगों को उसमें से निकाला गया। ये जानकारी मिली है कि 4 लोग इस फैमिली के पहले से ही किसी एक व्यक्ति के बीमार होने की वजह से लखनऊ में लेकर के उनको अस्पताल में एडमिट थे, तो वो तो वहाँ पे सुरक्षित हैं। रात को इस घर में 16 लोग थे, जिसमें से 12 लोगों को निकाला गया। अभी अंदर 3 या 4 लोग होने की सूचना मिल रही है, दानिश के, गुड्डू की और अलीम की। अब खबर बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद की है, जहां एक छात्रा ने 4 लोगों ने चलती कार में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है और बेहोशी की हालत में पीड़िता को औरंगाबाद क्षेत्र में फेंककर आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़िता को बहला फुसलाकर घटना का मुख्य आरोपी अपने साथ ले गया और फिर अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर पीड़िता से गैंगरेप किया गया। इसके अलावा आरोपियों पर घटना का वीडियो रिकॉर्ड करने का भी आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। कॉलेज जा रही थी। कॉलेज के बाद मुझे वहाँ से मैं बाइक पर बैठी, जॉब के सिलसिले में मेरी बात हुई थी। वहाँ से आगे प्लेनशेड रोड पर मुझे कार में बैठाया गया। आपकी बात किससे हुई थी जॉब के सिलसिले में? नीरज। तो मैं आगे वहाँ पे प्लेनशेड रोड पे कार थी, कार में बैठाया। फिर उसमें 3 लोग और थे। मैंने पूछा कि कौन है, मैंने कहा दोस्त है। अच्छा। उसके बाद मैं बैठ गई। उसके बाद उन्होंने गलत काम करा, आगे नशेले मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी, आगे से मुझे औरंगाबाद वाले रोड पे उतार दिया। थाना जहांगीराबाद में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसके अनुसार 2 दिन पहले 1 सितंबर को एक जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की ही निवासी एक लड़की को उसके पूर्व में परिचित व्यक्ति द्वारा, जो उसके साथ पहले पढ़ा करता था, अपने साथ ले जाया गया तथा गाड़ी में उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई। इस तहरीर का संज्ञान लेके एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। लड़की का मेडिकल करा दिया गया है। बाकी तथ्यों की जांच करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कल जो घटना घटी है, मेरी बेटी कॉलेज गई थी। कॉलेज के गेट से तो उसका दोस्त वो मिला, धीरज नाम का लड़का। उसने कहा कैसे खड़ी हो, तो उन्होंने कहा मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। तो तुम जॉब के लिए बोल रही थी कि हाँ कंप्यूटर आता है तुमसे चलाना? कि नहीं।
आता है लेकिन इतना नहीं आता है। तो चलो तो तुम तो जॉब के लिए मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें, मेरी बात हो गई जॉब के लिए। मुझे बुलंदशहर ले गया अपाची गाड़ी पर। फिर वहाँ बुलंदशहर ले जाने के बाद में उसने कार बुलाई। मेरी बेटी ने पूछा कि ये लड़के कौन है, ये मेरे दोस्त हैं, ऐसी कुछ वो नहीं है, इनसे मेरी घर की बात है। उसे बिठा के औरंगाबाद रोड पर ले गए। इसने विरोध करा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसने कह दिया हम जॉब के लिए जा रहे हैं। उसके बाद में मेरी बेटी को कोई होश नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और 3 लड़के और थे, तीनों ने उसके साथ जबरदस्ती करी। कन्नौज में उत्पीड़न के खिलाफ बार एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपा है। सीएम को ज्ञापन भेज उत्पीड़न रोकने की मांग की गई है। इसके साथ ही पुलिस पर अधिवक्ताओं से सौतेला रवैया अपनाने का आरोप लगा है। इसके अलावा जिले के अधिवक्ता की पिटाई का मुद्दा भी उठाया गया। एसोसिएशन ने मांगों के न मानने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। हापुड़ की घटना है। हापुड़ में बिना किसी वजह के पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जिसमें वहां का सीओ, धूर्त सीओ, मूर्ख सीओ, जो शासन और प्रशासन से अलग हटके उसने हमारे अधिवक्ताओं को चैलेंज किया कि आज मौका मिला है, आज तो हम तोड़ेंगे। ये वजह। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता दें। तालाब में डूबने से यहां एक मासूम बच्चे की मौत हुई है। परिजनों ने तालाब से बच्चे को बाहर निकाला। मासूम अपने भाई बहनों के में सबसे छोटा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। और कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तालाब में डूबने से एक मासूम की मौत हुई है। परिजनों ने तालाब से बच्चे के शव को बाहर निकाला और पुलिस ने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है मासूम अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था और इस हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तालाब में डूबने से बताया जा रहा है मासूम की मौत हो गई। मामला जो है यो, हम लोग गए थे घास है तो बच्चा तो छोटो 2 साल को। क्या नाम था? ऋषभ। फिर और हम लोग वहीं से आ रहे थे तो बीवी भाई बोली कि बच्चा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग ढूंढने गए यहाँ हुए। फिर एक बच्चा ने जाके यहाँ बैठो तो फिर हम एकदम देखो तो चलिए मिलो भाई। कन्नौज एसपी ने देर रात मीटिंग बुलाई, जिसमें एएसपी, सीओ व सभी थानेदार पहुंचे। एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि लंबित विवेचनाओं को बिना लापरवाही के जल्द निपटारा करें और रोजाना गश्त कर आपराधिक तत्वों को चिन्हित करें। उन्होंने आगे कहा, शातिर अपराधियों पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर व रासुका के तहत कार्रवाई करें। अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में 33 वर्षीय जगपाल नामक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बेखौफ बदमाशों ने शख्स को पीठ में गोली मारी। वहीं घायल को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की शुरुआती पड़ताल में चंदन नामक युवक का नाम सामने आया है। पूरी घटना माल थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। लखनऊ में अखिल भारतीय संत समिति को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को संपन्न हुई। बैठक का उद्घाटन अखिल भारतीय संत समिति के मुख्य निदेशक निर्मल पंचायती अखाड़ा के श्री महंत ज्ञानदेव सिंह, सत्यपंथाचार्य ज्ञानेश्वर देवाचार्य, महामंडलेश्वर स्वामी हरिरानंद जी सरस्वती एवं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने किया। वहीं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 2 नवंबर को देश भर के 600 महामंडलेश्वर मां गंगा के दर्शन के उपरांत का रानी अहिल्याबाई होलकर एवं
पूज्य शंकराचार्य जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद सभी संत काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में महारुद्र अभिषेक करेंगे। रुद्राभिषेक में 3 संकल्प लिए जाएंगे, जिसमें प्रथम संकल्प राम जन्मभूमि आंदोलन के संघर्ष के बलिदानों की मुक्ति हो, दूसरा राष्ट्र की रक्षा, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण हो, तीसरा सनातन धर्म के लिए सापेक्ष जो भी सत्ता में हो उसकी सत्ता में पुनर्वापसी हो। हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान फिर भी विधर्मी लोग ये संतान इधर में तकरार भी हो जाती है। जबलपुर के पास जब जबलपुर से हम घेरा तो ये बातें पॉजिटिव चीजें स्वास्थ्य का केंद्र खड़ा किया जिस संगठन का कार्यक्रम है गंगा महान गया होकर के जाना हो तो तारा चंदी और उस सारे बच्चे यहाँ मेरा अभी चूमते भी जाएंगे। लखनऊ में रविंद्रालय सभागार में तीसरा मोर्चा विमर्श सम्मेलन आयोजित किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक महासंघ द्वारा किया गया। सम्मेलन में गंभीर मंथन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि बीजेपी के नेतृत्व में कार्यरत एनडीए गठबंधन पहले से ही एक ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी गठबंधन है। अब कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया के नाम से जो नया गठबंधन बनाया गया है वह भी ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी ही है। ये भी पूंजीवाद का समर्थन कर गए, वो भी ब्राह्मणवादी थे, ये भी ब्राह्मणवाद का समर्थन कर गए। उन्होंने भी गोयल कमेटी की सिफारिशों को लागू करके 8,500 रुपए वोटरों को देने से मना कर दिया था, 10 साल नहीं दिए। अब इंडिया गठबंधन भी गोयल कमेटी की सिफारिशों पर चुप्पी साधे हुए हैं। वो लोग भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के महासंघ के सवाल पर चुप्पी साधे रहे, जबकि दीनदयाल जी कहते थे कि ये भारत का विभाजन अप्राकृतिक है, एक दिन 2 सब एक हो जाएंगे। एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से, जहां हुसैनाबाद के शिवपुरी फातिमा कॉलोनी में लगे टावर से गिरने से एक युवक को कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने पीड़ित युवक के परिवार वालों को मामले की सूचना दी है। जानकारी मिलते ही परिवार वाले आनन फानन में अस्पताल पहुंचे। फिलहाल परिजनों में मातम का माहौल है। वहीं आपको यह भी बता दें कि बीते 8 साल से लगे टावर पर कोई भी गार्ड तैनात नहीं है। लखनऊ में वकीलों ने हापुड़ की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। वकील सड़कों पर निकले और मामले में कार्रवाई की मांग की। वकील स्वास्थ्य भवन के पास एकजुट हुए, जिसके बाद सीएम आवास को घेरने का ऐलान किया गया। साथ ही सीएम योगी से मिलने की मांग भी की गई। वकीलों को रोकने के लिए सिविल कोर्ट चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पीएसी सहित कई थानों की फोर्स लगा दी गई, जिसके बाद वकील बैरिकेडिंग तोड़कर मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने का प्रयास करने लगे। तभी वकीलों और पुलिस में झड़प हुई। वकीलों ने मांग की है कि हापुड़ की घटना में जल्द से जल्द दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जल्द ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इसके साथ ही जांच कमेटी टीम के गठन को लेकर भी वकीलों ने सवाल उठाए हैं। वकील संगठन ने मांग की है कि हाईकोर्ट के पूर्व जजों को भी कमेटी में शामिल किया जाए। देखिए, मैंने इन लोगों से बात किया और इनको समझाया कि आप लोग जो है अपने जो भी आपका यूपी बार काउंसिल का जो भी निर्णय था उस निर्णय के तहत आप लोग अपना जो है मांग रखिए, अपनी कार्रवाई करिए। तो इन लोगों ने कुछ अपने मुद्दे उठाए, जिसमें कि वजीरगंज में दर्ज एफआईआर के बारे में इन्होंने बात किया। इनको आश्वासन दिया गया कि उसका चूंकि एक विधिक प्रक्रिया है एफआईआर की, और विधि प्रक्रिया के तहत उसको विधिपूर्ण तरीके से निस्तारित किया जाएगा। तो मैंने इनको यही आश्वस्त किया है
कि हम इसकी विवेचना करा के विधिपूर्ण तरीके से इसको निस्तारित करेंगे। दरअसल आज आप देख रहे हैं पीछे अधिवक्ताओं में कितना जोश है, आक्रोश है, और जो हापुड़ की घटना है, जो एक महिला अधिवक्ता प्रियंका और चंद पुलिस वालों के बीच में हुई थी, एक झूठी एफआईआर वाली, और 4 दिन तक जहां हापुड़ का पुलिस प्रशासन मौन रहा और एक तरफा कार्रवाई करते हुए अपने चीजों को आगे रखा, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है। और जब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने इस धरने को प्रदेश व्यापी एक रूप दे दिया, आज जनपद नहीं पूरे प्रदेश के 75 जनपदों 18 मंडलों में आज पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से पूर्ण रूप से है। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थिति में जहरीले पदार्थ खाकर 2 सगी बहनों की मौत ने खुदकुशी कर ली। मौत से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि परिजन पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस पोस्टमार्टम की जिद पर अड़ी हुई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है, दोनों ही शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। दो बच्चों के द्वारा जहरीला पदार्थ खाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना हाजर को हॉस्पिटल के द्वारा मेमो प्राप्त हो गया है। इस संबंध में पीएम कराकर मेमो सब ठीक ठाक हो जाएगा। अब आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हुआ। इसमें योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के युवाओं को शासकीय सेवा में मिल रहे अवसर के क्रम में प्राविधिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक विभाग के 240 कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के नवनियुक्त चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, पशुधन और दुग्ध विकास विभाग के मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री एम देवराज जी, प्राविधिक शिक्षा और अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, अभिभावकगण और दोनों विभागों के लिए नवचयनित कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए चयनित सभी अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, चयन की एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत आज यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का मैं इस अवसर पर हृदय से उन्हें बधाई देता हूं। प्रदेश सरकार का पार्ट बनने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपके अभिभावकों को भी मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, तो हम सबके सामने है और ये आप सभी युवाओं के लिए एक नया अवसर है। जब कोई आपसे पूछेगा कि आपकी नियुक्ति कब हुई, तो आपको अपने नियुक्ति वर्ष को बताने और समझने में देर भी नहीं लगेगी।
अब आसानी से कह पाएंगे, जब 2023 में यह देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया था, तब हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था। एक अवसर है आपके पास, नियुक्ति पत्र अमृत काल के प्रथम वर्ष में, यानी 25 वर्ष की एक कार्य योजना आपके सामने। जब यह देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, इन 25 वर्षों के कार्यों की लेखा जोखा को आप में से बहुत सारे लोग तब तक अपने विभाग के ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के रूप में रहेंगे। कोई हो सकता है कि अपनी सेवा को बढ़ाते हुए किसी प्रतियोगी परीक्षा में और दूसरे स्थान पर दूसरी जगह में जा सकता है। एक नया अवसर आपके पास, एक मंच, एक प्लेटफॉर्म आपको सरकार ने उपलब्ध करवाया है। और तब कैसा भारत आप चाहते हैं, कैसा भारत होना चाहिए? एक खुशहाल भारत, एक समृद्ध भारत, एक सुरक्षित भारत, दुनिया के अंदर जिस भारत को दुनिया फॉलो करे, जिसके पीछे चले, जिस भारत के अंदर हर व्यक्ति के लिए पहली प्राथमिकता अपना देश होना चाहिए। व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं, हमारे लिए पहली प्राथमिकता हमारा देश होगा। नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जब हर व्यक्ति कार्य करना प्रारंभ करेगा, तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। लोग उससे प्रेरित होंगे, लोग उन बातों को समझेंगे और ईमानदारी से आपको इस दौरान कार्य करके एक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करनी है। याद रखना, कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की एक बड़ी भूमिका होती है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।